नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। बैरून ममालिक में आला तालीम के हसूल के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज़ किया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा को भी SC ST और बैकवर्ड क्लासेस की तरह तालीमी मैदान में मौक़े फराहम करने के मकसद के तहत साल 2015 से इस स्कीम का आगाज़ अमल में लाया था। इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर के अलावा दीगर PG कोर्सेज के लिए इस स्कीम के तहत परमिशन दिया गया। इस स्कीम के तहत कनाडा, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर जैसे ममालिक में तालीम की सहूलत का मौका फराहम किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मार्च 2017 में रियासती कानून साज असम्बली में ऐलान किया था कि तेलंगाना से तालीम हासिल करने के लिए बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद तलबा को स्कॉलरशिप की सहूलत फराहम की जाएगी। कितने ही तलबा क्यों ना बाहर जाना चाहें, अनलिमिटेड स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितने नौजवान बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं उन तमाम को रवाना किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि दरखास्तों को रिजेक्ट ही नहीं किया जाएगा। तमाम तलबा को फीकस 20 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स और BC तलबा के साथ OBCs का भी अहाता किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया था कि इस तरह की स्कीम तेलंगाना के सिवा किसी और रियासत में नहीं है। यह बात दुरुस्त है कि ऐसी स्कीम मुल्क भर में शायद कहीं नहीं है, लेकिन इसका आगाज जिस तरह के जोशो खरोश से किया गया था वो जोश अब नजर नहीं आता। मालूम हुआ है कि जारिया साल यानी 2020 और 21 के दरमियान कोरोना की वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि साल में 2 मरतबा दरखास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम थी। 1000 से ज्यादा तलबा दरखास्तें दाखिल किया करते थे। अब 2 मरतबा नोटिफिकेशन जारी ना किए जाने की वजह से नोटिफिकेशन की इजराई के बाद तलबा की कसीर तादाद की जानिब से दरखास्तें दाखिल करने का इम्कान है। महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम के तहत बैरून ममालिक जाने वाले कई तलबा परेशान हैं। साल 2018 में बास तलबा इस स्कीम के तहत बैरून ममालिक रवाना हुए। हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप की रकम की उम्मीद में उन तलबा ने सूद पर कर्ज या बैंक लोन हासिल किया था और वो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए किसी तरह बैरून ममालिक पहुंचने में कामयाब हो गए। हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप की रकम की अदम अदायगी की वजह से जहां बैरून ममालिक में तलबा परेशान हैं, वहीं यहां मौजूद उनके माँ बाप को कर्जदार परेशान कर रहे हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस के अदखाल और उन्हें मुस्तरद किए जाने की। साल 2018 और 19 और 20 के दरमियान जुमला 848 मुस्तहिक तलबा ने दरखास्तें दाखिल की थी, जिनमें से 224 रिजेक्ट हो गई और 624 तलबा का सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनमें से 150 को ही एलिजिबल करार दिया गया। उन्हें भी स्कॉलरशिप की रकम अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। उनमें से बास को पहली किस्त अदा कर दी गई, जबकि दूसरी किस्त अदा नहीं की गई। बास तलबा को अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। बास तलबा ने किसी भी तरह अपनी तालीम मुकम्मिल कर ली, लेकिन फीस की अदम अदायगी के सबब उनके सर्टिफिकेट्स उन्हें इदारों की जानिब से हवाले नहीं किए गए। वरंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट के मिट्टेवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर B पूनमचंद ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे अनिल को स्कीम के भरोसे MBA की तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना किया। कुछ रकम बैंक से कर्ज के तौर पर हासिल की और कुछ रकम दूसरों से कर्ज लिया था। इस दौरान उनके कल्ब पर हमला हुआ और इलाज के लिए जाती मकान फरोख्त करने की नौबत आ गई। वो बेटे की तालीम के अखराजात के लिए स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ टॉप 20 मेरिट स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसकी वजह से वो मजीद परेशान हो गए। 58 साल ऑटो ड्राइवर का कहना है कि अब अगर ऐसा किया गया तो उनके पास कर्ज अदा करने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उनके इलाज के लिए पहले ही उनका घर फरोख्त हो चुका है। इसी जिले से ताल्लुक रखने वाले V भरत, जो हुसूल तालीम के लिए कनाडा में मुकीम है, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से गरीब तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप देने के ऐलान पर उनके वालिद ने साल 2019 में कनाडा के मॉन्ट्रियल कॉलेज में दाखिला हासिल करवाया था। स्कॉलरशिप की उम्मीद में 12 लाख रुपए का कर्ज उनके वालिद ने हासिल किया। इस रकम से फर्स्ट टर्म की फीस उन्होंने अदा कर दी, लेकिन जो रकम कर्ज के तौर पर हासिल की गई थी वो बहुत ज्यादा हो गई। अब कॉलेज में सेकेंड टर्म की फीस का मुतालबा किया जा रहा है। कुछ काम करके रकम अदा करने की भी कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 8 माह से स्टोर्स पहले की तरह नहीं खोले जा रहे हैं।
यहाँ लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, घर वालों का बुरा हाल है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो उनकी स्पेशल कैटेगरी के तहत मदद करें। इस स्कीम के भरोसे बच्चों को बैरून ममालिक रवाना करने वाले कई अफराद परेशान हैं। वालिदैन का कहना है कि उनकी माली सकत इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को तालीम के लिए बैरून ममालिक रवाना कर सकें। हुकूमत के ऐलान पर उन्होंने यह कदम उठाया था, लेकिन अब वो परेशान हैं। ऐसी ही परेशानी और भी लोगों की है जिन्होंने इस स्कीम के भरोसे तालीम के लिए बच्चों को बाहर के ममालिक रवाना किया। जहां एक तरफ ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी ना करने की वजह से बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद तलबा फिक्रमंद है, वहीं दूसरी जानिब इस स्कीम के तहत बैरून ममालिक जाने वाले तलबा भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि स्कीम पर मौसर तरीके से अमल आवरी की जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल तारीक ना हो। मध्य प्रदेश के जिले सीधी में पेश आने वाले दिलखराश बस हादसे में अब तक 39 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 50 मुसाफिरों से भरी हुई एक बस नहर में गिर गई। 4 मुसाफिरों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था और 39 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। पुलिस ज़राए ने इब्तिदाई इत्तलात के हवाले से बताया कि मुसाफिर बस में तकरीबन 50 अफराद सवार थे। बाणसागर डैम से मुंसलिक इस नहर में 20 फीट से ज़्यादा पानी होने की इत्तलात है। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही कलेक्टर रविंदर कुमार चौधरी फोर्सेस के साथ वहां पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी। ज़राए ने बताया कि हादसा जिले के सदर मुकाम से यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर दूर पेश आया और कुछ मुसाफिरों को निकालकर नज़दीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बस सुबह सीधी से रवाना हुई थी और सल्तना जा रही थी। सुबह तकरीबन 8 बजे चोहिया वादी में जाम की वजह से बस नज़दीकी दूसरे रास्ते से सतना के लिए रवाना हुई और बाणसागर डैम प्रोजेक्ट की नहर में जा गिरी। हादसे के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हलाक शुदगान के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार वहां प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वहां काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान। उत्तराखंड के चमोली सानेह में लापता हुए लोगों की तलाश में लगातार 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 3-4 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि जोशीमठ, रैनी और तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन और मकामी लोगों की मदद करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में इन इलाकों में मलबे के अंदर दबे लाशों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी शख्स तक मदद ना पहुंच जाए। डीजीपी ने पीर की शाम कहा था कि बचाव मुहिम दिन रात चल रही है, लेकिन अब लोगों के जिंदा होने की आस नहीं है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। वहीं डीआरएफ की डीजी रिद्मा अग्रवाल ने बताया कि अब तक 58 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। इनमें 31 की पहचान हो चुकी है। बाकी लाशों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं, इससे लोगों की पहचान की जाएगी।
उधर चमोली की डीएम स्वाति भदौरिया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने सभी 4 जगहों पर रेस्क्यू में जुटे अफसरान से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है और रात से 2 डेड बॉडीज अभी और रिकवर की जा चुकी हैं। तो यहाँ से जो टनल वाला एरिया है, यहाँ से कुल निकाले गए शवों की संख्या अभी 11 हो चुकी है। और इसके अलावा रैनी में भी सर्च चल रहा है जी, बता दीजिए किस तरह से सर्च चल रहा है। रैनी एरिया में जो है लगातार सर्च जारी है। वहाँ से कुल अभी तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं एनडीआरएफ टीम द्वारा। इसके अलावा जो ये नीचे नदी के डाउन स्ट्रीम एरिया है, उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। ऐसी कोई संभावना कि कोई शव नदी के आसपास के जो पत्थर है या फिर झाड़ी वाला इलाका है उसमें फंसा हो सकता है, तो उसके लिए पूरी थॉरो सर्च की जा रही है। नीचे जो एक और बड़ी खबर, पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के पहले बड़े सियासी उलटफेर के इशारे मिल रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को हटा दिया है। फिलहाल तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पीर के रोज और मंगल के रोज 2 वुज़रा समेत 4 एमएलएज ने वी नारायण स्वामी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत से इस्तीफा दे दिया था। इन इस्तीफों के बाद रियासत की कांग्रेस हुकूमत माइनॉरिटी में आ गई थी। असेंबली में कांग्रेस एमएलएज की तादाद 15 से घटकर 10 हो गई है। हालांकि कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी बात करें तो असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के एमएलएज की तादाद अब 14 हो गई है। पुडुचेरी असेंबली में जुमला 33 सीटें हैं। इनमें 30 पर इंतखाबात होते हैं, जबकि 3 सीटों पर एमएलएज को नॉमिनेट किया जाता है। इस्तीफा देने वाले 2 एमएलएज में, माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उनमें से 2 एमएलएज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि 4 शुंबे को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पुडुचेरी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही ये सब डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। हुकूमत के पास से 4 एमएलएज के निकलने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए वी नारायण स्वामी के इस्तीफे देने की मांग की थी। रियासत में इसी साल मई में इंतखाबात होने हैं। किसान तहरीक पर सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स केस में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अहम खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आईटी सेल के सरबराह और 12 इन्फ्लुएंसर्स, यानी जिनके कहने के लिए ट्वीट किया जाता है, उनके नाम इस केस में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी आईटी सेल की रोल की जांच कर रहे हैं, क्या ट्वीट उनके इन्फ्लुएंस में किए गए थे या नहीं। कोरोना से उभरने के बाद देशमुख नागपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देशमुख ने कहा कि मैंने कभी भी दोनों, यानी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच की बात नहीं कही थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ट्वीट की जांच की जाएगी। लता मंगेशकर जी हमारे लिए भगवान है। पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर का सम्मान करती है, यानी एहतराम करती है। किसान तहरीक की तायद में जो तायद और मुखालिफत की जो ट्विटर में ट्वीट चले थे, उस सिलसिले में इन्होंने जो अपना पहलू है उसको साफ किया। मधल्या काळामध्ये जे ट्वीटच्या बाबतीत चालू होतं, सेलिब्रिटीच्या ट्वीटच्या बाबतीत, त्या सेलिब्रिटीच्या ट्वीटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। मी जे सांगितलं होतं की आम्ही ज्या सेलिब्रिटीच्या ट्वीट्स आले आहेत त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा आयटी सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो आयटी सेल आहे त्याची चौकशी करू। पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने आज फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई में वाक़ उनके घर पर मुलाकात की। बंगाल में कुछ महीनों बाद असेंबली इंतखाबात होने हैं, लिहाजा इस मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में राज्यसभा एमपी बनाया था। हालांकि बाद में एक्टर ने तबीयत खराब होने के चलते 2016 में इस्तीफा दे दिया था।
मिथुन चक्रवर्ती अक्टूबर 2019 में नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की थी और उन्हें घर आने की दावत दी थी। उस दौरान भी मिथुन के बीजेपी में आने की अटकलें थी। सियासी जानकारों की माने तो बतौर एक्टर मिथुन की बंगाल में खासी पॉपुलैरिटी है। इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी हो सकते हैं। मिथुन इन दिनों अपनी फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी हैं। कुछ दिनों पहले शूटिंग के दौरान मसूरी में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। हाल ही में उन्हें राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी हिंदी फिल्म 12 o'clock में फ्लोरा सैनी, मानव कौल, मकरंद देशपांडे और कृष्णा गौतम के साथ नजर आए थे। मिथुन विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बन रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बहुत जल्द नजर आएंगे। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा, तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बॉम्बे में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए और कोई नो राजनीति नदी, इसको जोड़िए माते जी जी, इसीलिए क्लैरिफिकेशन कि पश्चिम बंगाल में अभी मेरे साथ उनका पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। 31 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 84 पैसे यानी 92 रुपीज़ 84 पैसा हो गई। इसी तरह 38 पैसे के इजाफे की वजह से डीजल की कीमत 86 रुपीज़ 93 पैसा फी लीटर हो गई। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 10 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपये 99 पैसे और डीजल 3 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ। वैसे ही हर शहर में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में करीब 3 रुपये का और डीजल की कीमत में 2.5 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। अगर हम इस पूरी खबर पे खुला नजर डालें तो कच्चा तेल 13 महीनों में सबसे महंगे लेवल पर अब पहुंच चुका है। इस साल अब तक कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं 21% तक महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड $63 पर बैरल के पार निकल गया है, क्योंकि दुनिया भर में माशी सरगर्मियों में पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है। इससे फ्यूल डिमांड भी बढ़ रही है। ये $1.29 पर बैरल बढ़कर $63.58 पर बैरल पर चला गया है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया है। नतीजतन पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच गई है। इसको समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल पंप तक कैसे पहुंचता है। पहले कच्चा तेल बाहर से आता है, वो रिफाइनरी में जाता है जहां से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है। तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। ये कमीशन तेल कंपनियां ही तय करती हैं। उसके बाद मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से जो टैक्स तय होता है वो जोड़ा जाता है। उसके बाद सारा कमीशन टैक्स जोड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल हम तक आता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के दरमियान कांग्रेस ने मंगल के रोज पेट्रोलियम मसनूआत पर लगने वाले इजाफी टैक्सेस को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 6 सालों में हुकूमत ने इजाफी टैक्स के जरिए से 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है और दूसरी तरफ आम आदमी इससे बुरी तरह मुतासिर है। इजाफी टैक्सेस को मोदी टैक्स करार देते हुए कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गुज़िश्ता करीब 7 सालों में लगाए गए इन इजाफी मोदी टैक्सेस को फौरन वापस लेने का मुतालबा करते हैं। अलग अलग भावनाएं अलग अलग तरीके से बार बार नए नए विवाद पैदा करेंगे ताकि हम समाज आपस में समूह एक दूसरे से नफरत करते रहें, डरते रहें, डराते रहें। और जब ये सत्ता में होते हैं तो ये और काम आती है ये पद्धति इनकी, क्योंकि फिर जो इनकी विफलताएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो,
उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि लोग व्यस्त रहेंगे, नए नए विवाद होंगे। ये अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखेगा जिस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सीज, कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंट्रोवर्सीज को, और कुछ हद तक, कुछ समय तक सफल होते हुए दिखते हैं। लेकिन एक भावना ऐसी है, यह भी इन्हीं की देन है, जब ये भावनात्मक स्तर पे बात करते हैं तो चलिए हम भी भावना ही की बात कर लें, और वो भावना है सफरिंग। वो किसान सफर कर रहा हो, परेशान हो रहा हो, बेरोजगार नौजवान परेशान हो रहा हो, मिडिल क्लास परेशान हो रही हो, पेट्रोल डीजल खरीदने के वक्त मैं और आप जब पेट्रोल स्टेशन पर खड़े होते हैं और जेब में से कार्ड निकाल कर देते हैं तो वो परेशानी जब आती है, कीमत बढ़ी हुई दिखती है तो, और मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा भी सामने दिखता है, तो वो भी एक भावना है। वो एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर रही है। ये इनकी जो, ये जिन भावनाओं पे खेलते हैं, हमारे में विभाजन पैदा करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन suffering is an emotion which unites us all, whether we are farmers, whether we are middle class, whether we are unemployed youth, whether we are government employees. पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा 20 लाख करोड़ से ज्यादा ये अर्जित कर चुके हैं। मई 2014 में जब मध्य प्रदेश के गुना में 5 महीने की हामिला खातून के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। खातून का शौहर उसे दूसरे नौजवान के पास छोड़ गया था। इस बात से नाराज उस खातून के ससुराल वाले वहां पहुंचे और उन्होंने उसका जुलूस निकाला। खातून के कंधे पर एक बच्चे को बिठाकर 3 किलोमीटर तक खराब रास्ते पर नंगे पैर घुमाया गया। रास्ते पर उस खातून को लाठी डंडे से पीटते रहे, पत्थर भी मारे। पुलिस रिकॉर्ड में यह वाकया 9 फरवरी का है, लेकिन पीर के रोज यानी 15 फरवरी को इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। मुलजिम ससुर, जेठ और देवर को सिर्फ मारपीट का केस दर्ज करके पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये खातून गुना के बांसखेड़ी गांव की रहने वाली है। उसने बताया कि 2 महीने पहले उसका शौहर सीताराम उसे सांगाई गांव में डेमा नाम के एक नौजवान के पास छोड़कर इंदौर चला गया। जाते वक्त बोला कि मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, तुम डेमा के साथ ही रहो। 6 फरवरी को उसका ससुर गुंजरिया वारेला, जेठ कुमार सिंह, केपी सिंह और रतन आए और घर चलने के लिए कहा। जब उन्होंने मना किया तो उसने कहा कि उसे वो लोग पीटने लगे और कंधे पर गांव के एक लड़के को बिठा दिया और संगाई से बांसखेड़ी ससुराल तक 3 किलोमीटर तक नंगे पैर ले गए। उसने कहा कि उसके पेट में 5 महीने का बच्चा है, फिर भी ससुर और जेठ उसे घसीटते रहे, डंडे, पत्थर, क्रिकेट के बल्ले से पैरों में मारते रहे। इस दौरान उसका शौहर का फोन भी आया। उसने सबसे रिक्वेस्ट की कि उसे छोड़ दे, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। जब यह मामला सबके सामने आया, इसका वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लव जिहाद से मुतालिक मध्य प्रदेश मजहबी ऑर्डिनेंस 2020 को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अर्जी में रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए उसे आइन की दफा 21, 14 और 19 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। यह अर्जी एडवोकेट राजेश ईमानदार, शाश्वत आनंद, देवेश सक्सेना, आशुतोष मनी त्रिपाठी और अंकुर आजाद की जानिब से तैयार की गई है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दानिश रैन की जानिब से दायर की गई है। अर्जी में कहा गया है कि मुतनाज़िया ऑर्डिनेंस शादी की आज़ादी, अपनी मर्जी के मजहब को इख्तियार करने, उस पर अमल करने और उसकी तरवीज और इशाअत की आज़ादी सलब करता है और उसने आम आदमी की खुद मुख्तारी, कानून की नज़र में मसावत, शख्सी आज़ादी और पसंद और इज़हार ख्याल की आज़ादी पर हमला किया है। साथ ही हिंदुस्तान के आइन 1950 की दफ़ा
14, 19 और 25 के तहत हासिल बुनियादी हुकूक की वाज़ेह और एलानिया खिलाफ वर्जी है। इंडिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। इंडियन टेस्ट क्रिकेट के 89 साल की तारीख में रन के लिहाज से यह टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंडिया ने इंग्लैंड को 1986 में लीड्स में 279 रन से हराया था। अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। वो डेब्यू टेस्ट में ऐसा करने वाले मुल्क के छठे गेंदबाज बने। इस जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अगला टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। 482 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम दूसरी पारी में 164 रन पर सिमट गई। इंग्लिश टीम की तरफ से मोइन अली ने सबसे ज्यादा 43 रन और कप्तान जो रूट ने 33 रन बनाए। टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। दूसरी पारी में इंडिया की तरफ से अक्षर के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। इंडिया ने पहली पारी में 329 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 134 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। चेन्नई में ही खेले गए पहले टेस्ट में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लिश टीम ने 227 रनों से इंडिया को हराया था। इसके बाद टीम इंडिया ने वापसी की और क्रिकेट की तारीख में दूसरी बार सीरीज का एक मैच 200 प्लस रन से हारने के बाद अगले ही मैच में 200 प्लस रन से जीत दर्ज की। इंडिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया। इसके साथ ही इंडियन टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी कायम रखी है। इंडिया फाइनल में पहुंचने की होड़ में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे नंबर पर फिसल गई है। न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज में कम से कम 2-1 से जीत हासिल करने की जरूरत है। अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, यानी आखिरी 2 टेस्ट में इंडिया को कम से कम 1 जीत और 1 ड्रॉ की जरूरत होगी। दोनों मैच जीतने पर इंडिया और भी बेहतर हालत में फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन अगर दोनों टेस्ट ड्रॉ होते हैं या एक में भी इंडिया की हार होती है तो फाइनल खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद आज 10 करोड़ 94 लाख के पार हो चुकी है। इनमें से 8 करोड़ 16 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 लाख 12 हजार लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में 188 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 दिनों में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 76 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 28 दिन से कोई भी मुतासिर नहीं मिला। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि मुल्क में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार भी काफ़ी इसमें कमी आई है। इंडिया में रिकवरी रेट 97.29% हो गया है, जबकि मोर्टालिटी रेट 1.43% रह गया है। 3 दिन लगातार एक्टिव केसेस बढ़ने के बाद कुछ राहत भरे आंकड़े देखने को मिले। पिछले 24 घंटों के अंदर मुल्क में 9121 नए कोरोना मुतासरीन मिले, 11805 लोग रिकवर हुए और 81 की मौत हो गई। अब तक 1 करोड़ 9 लाख 25 हजार से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 6 लाख 33 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,55,813 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 1,36,872 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 की 129 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,96,802 हो गई है। रियासत में बहसित मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1619 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1 मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 161 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,93,540 हो गई है। अगर हम हैदराबाद के केसेस की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में हैदराबाद में यानी जीएचएमसी के हुदूद में 23 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।